तानिया, क्या बात है बेटा? इतनी उदास क्यों लग रही हो आजकल? देख रही हूँ सारा दिन तुम अपने कमरे में ही बंद रहती हो, ना कहीं आना ना कहीं जाना। आजकल तुम्हारी सहेलियां भी नहीं आ रही। रीटा ने जब उस दिन सुबह सुबह फिर एक बार तानिया का उदासीन चेहरा देखा तो पूछा, आप तो रहने ही दो माँ, आप ही का किया धरा है सब, और अब इतनी भोली बन रही हो जिसे कुछ जानती भी नहीं हो। उसने भी तबक कर रीटा को जवाब दे दिया, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? अब मैंने क्या किया जो तुम इतनी भड़ास निकाल रही हो? रीटा सक पकाकर बोली, अरे वाह माँ, बात तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे खुश देखने के लिए मरी जा रही हो। इतनी ही परवाह थी तो क्यों मना किया था पिछले महीने मुझे स्कूल ट्रिप पर जाने से? सबने कितना सुनाया मुझे कि मैं तो अपनी मर्जी से कहीं घूम फिर भी नहीं सकती। और मेरे जन्मदिन पर जब चाचू बोल रहे थे कि वो पार्टी दे देंगे, तो कितने घमंड में तुमने मना कर दिया कि जब हमारे पास पैसे होंगे हम तब पार्टी करेंगे, हमें किसी और के पैसों की खुशियां नहीं खरीदने। और तो और, सबके बर्थडे पार्टी में हाथ के बने छोटे मोटे तोहफे बिछाकर मेरी जग हंसाई करवाई, और पूछती हो कि मैं उदास क्यों हूँ। मैं पूछती हूँ, कभी पैसा था ही कहाँ आपके पास मुझे खुशियां देने के लिए जो इतना घमंड दिखाती हो आप सबको? और अगर कोई मुझे खुश करने के लिए अगर कोई तोहफा या फिर पार्टी या फिर स्कूल पिकनिक पर भेज देना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? मेरी खुशी के लिए ही तो सोचते हैं सब। कितनी हंसी उड़ाते हैं सब मेरी। मगर आपको क्या? आपको अपनी पड़ी है, अपने आत्म सम्मान की पड़ी है। आप क्यों मेरी खुशी के लिए किसी के आगे झुकेगी? आपकी तो खुददारी आड़े आ जाती है। तानिया ने जैसे दिल में दबी सारी भड़ास एक साथ निकाल दी। रीटा की आंखों में आंसू थे। सोच में पड़ी थी कि क्या इसी दिन के लिए उसने अपनी खुशियों का आईना बदला था। एक समय पर कुछ बड़ा करने की चाहत रखने वाली रीटा की जब प्रणय से शादी हुई तो उसने अपने माता पिता की इज्जत के आगे अपनी खुशियों को छोटा पाया और अपनी खुशियां प्रणय और उसके परिवार में ढूंढना चाहा। प्रणय एक निजी कंपनी में इंजीनियर था। बहुत खुश थी वो प्रणय के साथ। प्यार इज्जत मान सम्मान सब कुछ तो था उसके रिश्ते में। इतना खो गई उन खुशी भरे पलों में कि प्रणय तक की बात नहीं मानी उसने। सुनो रीटा, तुम्हारी पढ़ाई हमारी शादी की वजह से बीच में छूट गई थी। सिर्फ 1 साल की बात है, तुम क्यों नहीं पूरा कर लेती अपना कोर्स? प्रणय ने उसे कई बार समझाना चाहा, लेकिन कुछ तो उसके खुद के माता पिता का दबाव था कि ससुराल में अब ये सब भूलकर सिर्फ गृहस्थी पर ध्यान देना। और कुछ शादी के 6 महीने बाद ही सास के सीढ़ियों से गिर जाने पर उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, जिसकी वजह से उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। हालांकि प्रणय नर्स लगवाना चाहता था, मगर तब परिवार की सेवा में ही अपनी खुशी ढूंढती रीटा ने उनकी एक ना सुनी। फिर कुछ महीनों में रीटा गर्भवती हो गई और इस दौरान बड़ी कठिनाई से गुजरी। घर पर किसी बड़े के ना होते हुए उसकी सास ने उसे मायके जाने की सलाह दी। वही मायके में वो पूरा बरस रही थी, जिस बीच प्रणय अक्सर उससे मिलने आया करता था। जब तानिया 3 महीने की थी तब रीटा अपने घर वापस आई। अब बच्ची और सास दोनों का बोझ वो अकेली रीटा नहीं उठा सकती थी, तो उन्होंने काम वाली बाई को रख लिया जो लगभग हर काम में रीटा की मदद करती। प्रणय ने उससे तब भी कहा कि अब भी देर नहीं हुई यदि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, मगर अब पूरी तरह से घर परिवार और बच्ची में रच बस चुकी थी। रीटा इन सब चीजों के बारे में भूल चुकी थी। नहीं प्रणय, वो वक्त अब पीछे छूट गया है जब मेरी खुशी खुद से जुड़ी थी। अब तो मेरी खुशियां सिर्फ आप लोगों को खुश देखने में है, वो मुस्कुराते हुए कह दिया करती थी। इसी बीच उसके देवर का भी विवाह हुआ, जिसका सारा काम काज उसने ही संभाला था।
देवरानी नौकरी करती थी और उसका दफ्तर उसके घर से दूर पड़ रहा था, तो शादी के कुछ ही महीनों के भीतर उसके देवर देवरानी अलग शिफ्ट हो गए। मगर शायद उसकी सास समझ रही थी कि उसके वहां जाने की वजह क्या है। बहुत उदास रहने लगी थी और शायद इसी उदासी ने उनकी जान ले ली। उस रात कुछ तो हुआ था। उसके देवर देवरानी उस रविवार उनके खाने पर आए थे, फिर माँ के कमरे में उनसे मिलने गए। कुछ देर बाद रसोई में बड़ी ही वहसी सी आवाज आने लगी। प्रणय भी उस रात शहर में नहीं था। वो कमरे में गई तो एकदम चुप्पी छा गई और यकायक उसके देवर देवरानी वहां से निकल गए। उसने अपनी सास से भी बहुत पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने कुछ ना कहा। बस उसके सर पर हाथ फेरा और मुंह फेर कर सो गई। सो क्या गई, वो दोबारा उठी ही नहीं। अगले दिन सवेरे जब वो उसके कमरे में गई तो दुनिया से जा चुकी थी वो। उसने अपने देवर को प्रणय को फोन लगाकर बुलाया। अंतिम संस्कार के बाद ही उनकी 13वीं भी नहीं हुई थी कि दोनों भाइयों में बहुत झगड़ा हुआ और जायदाद का बंटवारा हो गया। अब उसकी छोटी सी दुनिया में बस प्रणय, तानिया और वो ही रह गए थे। मगर इम्तिहान अभी बाकी था शायद। एक दिन दफ्तर जाते वक्त प्रणय का एक्सीडेंट हो गया और बहुत कोशिशों के बाद उसे बचाया ना जा सका। रीटा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। कई कई दिन तक किसी से बात ना करती। उधर देवर देवरानी ने भी जैसे उससे किनारा कर लिया था। उसकी माँ उसे मायके ले आई। कुछ दिन तो वहां उनके साथ आराम कर रही थी। शायद सोच भी चुकी थी कि उन्हीं के साथ रहने का। मगर एक शाम अपनी भाभी को फोन पर किसी से बात करते सुना। खुद का तो संसार उजड़ गया। देवर तक तो पूछता नहीं, सो चली आई यहाँ हमारी खुशियों पर ग्रहण लगाने। सारा दिन मनु सा चेहरा बनाए बस घूमती रहती है। हमारा तो हंसना बोलना दुबर कर रखा है। पूरी रात अपने भाग्य को कोस कर बहुत रोई। फिर सोचा कि आंसुओं का कोई मोल नहीं है। अगर यूं ही उदास रहेगी तो दुनिया जीने नहीं देगी शायद। सो अब उसे एक बार फिर अपनी खुशी तलाशनी होगी। उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया और सबकी मर्जी के खिलाफ वो अपने घर आ गई और गृहस्थी की बागडोर इस बार उसने अपने हाथ में ली। नन्ही तानिया को संभालते हुए उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। तब इतना काम नहीं मिलता था कि उसे, और प्राइवेट नौकरी की वजह से प्रणय के भी पेंशन नहीं थी। तानिया की स्कूल फीस भरनी थी तो सोचा कि देवर से मदद मांग ले। आखिर भाई की बच्ची के लिए इतना तो कर ही सकता है। 1 महीने तो उन्होंने पैसे दे दिए, मगर जब 2 महीने बाद फिर से जरूरत पड़ी तो उन्होंने साफ इनकार कर दी। भाभी, मेरे खुद के भी खर्चे हैं। अब सारी उम्र तो आप लोगों का बोझ नहीं सहूंगा। आप अपने माता पिता से मदद मांगिए ना। उसने 2 टुक सुना दिया। याद आ रही थी उसे उसकी नसीहत, मगर क्या करती। खैर उस रोज सोच लिया था कि अब किससे कोई मदद नहीं मांगेगी। जैसे तैसे मेहनत करके उसने घर संभाला। तानिया भी अब 8 वर्ष की हो चुकी थी। अब सिर्फ तानिया की खुशी उसके लिए मायने रखती थी। इसी बीच उसके लिए एक रिश्ता भी आया था। वो लोग काफी अमीर थे। उनकी बड़ी बहू के स्वर्गवास के बाद वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहते थे, जिसके पहले से ही एक बेटा और एक बेटी थी। मगर उन्होंने तानिया को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन लोगों का तो कहना था कि वो तानिया की परवरिश के लिए उसे हॉस्टल भेज देंगे, खर्चा भी उठाएंगे, मगर उसे तानिया से अपना रिश्ता भूलकर उनके परिवार के प्रति समर्पित होना होगा। रीटा को ये बात बिल्कुल ही नागवार गुजरी और उसने साफ मना कर दिया। शायद अगर वो विवाह हुआ होता तो रीटा अपने दुखों के बोझ को छोड़कर बहुत आगे निकल गई होती। मगर जिस बेटे के लिए उसने सब ठुकरा दिया, और तो और दिन रात अकेलेपन से लड़कर मेहनत करके उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वही आज उसे कह रही थी
कि उसे उसकी खुशियां जरा भी परवाह नहीं है। ये कैसी विडंबना थी। फिर भी अब परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो उसे लड़ना तो था और जीतना भी था। देखो तानिया, ये वही लोग हैं जिनके पास एक वक्त तुम्हारे स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब इन्हें तुम्हारी खुशियों का ख्याल नहीं आया कि अगर फीस के अभाव में तुम्हारी पढ़ाई छूट गई तो तुम्हारा क्या होगा। वो लोग जिनके लिए तुम्हारे पापा ने कितना कुछ किया, उन लोगों ने तब उस मोड़ पर हमें मरने के लिए छोड़ दिया। जब तुम भूखी थी, जब मेरे पास काम नहीं था, तब इन लोगों ने हमारी सुध तक लेना जरूरी नहीं समझा। उस वक्त कहाँ थे ये लोग जो आज तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी देना चाहते हैं, और वो भी शायद सिर्फ इसलिए कि तुमने स्कूल में टॉप किया है और तुम्हारे नाम के साथ जुड़कर इन्हें भी वाहवाही मिले। उस पार्टी में तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा इनके सगे संबंधी आते और नाम होता तुम्हारा और तुम पर खर्च का। बेचारी बच्चे का भी तो मन होता होगा ना पार्टी करने का, मगर इसकी माँ के पास कुछ नहीं है। नहीं तो हमने सोचा चलो हम ही कुछ कर दे पार्टी, साथ ही इसके टॉप करने का ये हमारी तरफ से इनाम भी हो जाएगा। ये कहकर तुम्हें नीचा दिखाया जाता तो क्या तुम खुश हो पाती। तो क्या गलत किया मैंने ना कहकर। और अगर तुम्हारी सहेलियों को यहाँ आना नहीं पसंद था या मेरे भेजे तोहफे नहीं पसंद आए तो फिर उन्हें प्यार का मोल ही नहीं है। तोहफे पैसों से नहीं, प्यार से आंके जाते हैं। और रही ट्रिप भेजने की बात, तो मेरे लिए तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि जो भूल मैंने अपने जीवन में की वो मैं दोहरा नहीं सकती। काश मैंने तुम्हारे पापा की बात मानकर अपनी पढ़ाई पूरी की होती तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए अब मैं एक एक पाई जोड़कर तुम्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहूंगी, जिससे कि आज ना सही मगर बाकी उम्र की तुम्हारी खुशियां किसी की मोहताज ना हो। जिससे कि तुम हर मोड़ पर अपनी खुशियां खुद बटोर सको, ना कि औरों का चाह ताकत रहो या उनमें ही अपनी खुशियां ढूंढती रहो। घूमना फिरना तो क्या है, एक बार पढ़ लिख जाओगी, अच्छा करियर होगा, सैलरी होगी तो दुनिया घूमते फिरना और हो लेना खुश। मगर अभी के लिए अगर अपने हालात में ही अपनी खुशियां नहीं ढूंढ पाओगी तो पूरा जीवन कभी खुश नहीं रह पाओगी। ये मेरी बात याद रखना बेटा। मेरे जीवन में भी एक मोड़ आया जब अगर मैं तुम्हें छोड़ देती तो शायद बड़ी आरामदायी जिंदगी जी रही होती, मगर मैंने उन भौतिक सुखों और खुशियों से ऊपर तुम्हें चुना। उस दिन सबके रवैये को देखते हुए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। सब कुछ छोड़ तुम्हारे पापा को भी बुलाकर मैंने खुद को तुम में ही झोंक दिया। तुम्हें बड़ा होता देखने में भी अपनी खुशी समेट ली। और आज ये तुम पर निर्भर है कि तुम्हें अपने जीवन को स्थायी खुशियों से भरना है या फिर क्षण भंगुर खुशी के पलों के धोखे में पड़कर खुद ही इस चक्रव्यूह में फंसकर बाद में पछताना है। आंटी, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाय तानिया, कैसी हो? तानिया की क्लासमेट सनम ने आने से उनकी बातों का विराम लगा दिया। अरे आओ बेटा, बहुत दिनों के बाद। कहो कैसे आना हुआ? रीटा ने पूछा। आंटी, वो एक्चुअली आपने जो दुपट्टा मेरे बर्थडे पर भेजा था ना, वो पापा के बॉस की वाइफ को बहुत पसंद आया था और ये जानकर कि वो घर में बना है, उन्हें बहुत ही ज्यादा उत्सुकता हुई आपसे मिलने की, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी की अपनी ओढ़नी का काम ऐसे ही ओढ़नी स्पेशलिस्ट गिफ्ट के तौर पर बनवाना चाहती थी, मगर उन्हें कोई मिल नहीं रहा था। सो अगर आप उनसे मिल ले तो। सनम ने कहा। हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं, मुझे उनकी मदद करने में खुशी मिलेगी। ठीक है आंटी, तो मैं कल उन्हें लेकर आती हूँ। तानिया, कल हम आराम से बैठकर बातें करेंगे, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। ये कहकर सनम चली गई। देखो तानिया,
प्यार से बनाए सस्ते तोहफे में भी कई बार बहुत ताकत होती है। चलो अब तैयारी करनी पड़ेगी इस ऑर्डर के बाद। शायद तुम्हारे लिए कुछ और खुशियां खरीद पाऊं। कहकर रीटा अपने काम में लग गई। तानिया सारा दिन सोच में डूबी रही, जैसे उसकी सारी जिंदगी उसकी आंखों के सामने गुजर रही हो। वाकई हर कदम पे जिस माँ ने खुद को उसकी मुस्कुराहट के लिए झोंका था, आज उसने उसी का इल्जाम लगाकर उसके जीवन की एकमात्र खुशी ही छीन ली थी शायद। दूसरे दिन जब सनम आए तो माँ को उन लोगों से बात करते देख उसकी आंखों में जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान की चमक दिख रही थी, उसने वो सही खुशियों के मायने शायद पूरी तरह समझ गई। शायद समझ गई थी कि खुशियां दूसरों के पैसों से ज्यादा दूसरों के भरोसे खरीदी जा सकती है, बल्कि खुद अपनी परिस्थितियों से भी लड़कर तो कभी समझौता करके कमाई जाती है। मुस्कुराते हुए माँ के गले लगकर बोली, माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ मुझे, क्योंकि अभी मैं ना समझ हूँ। नहीं जानती थी कि जिन खुशियों की तलाश में मैं हूँ वो तुम्हारे आंसुओं से होकर गुजरेगी। मगर अब नहीं, अब मैं भी तुम्हारी तरह खुशियां कमाऊंगी, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। तो इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है। आजकल के युग में हमारे बच्चे बहुत हद तक भौतिक सुखों को असली खुशी का जरिया समझ बैठे। तोहफे, कपड़े, समर कैंप्स, स्कूल ट्रिप्स, पार्टियां वगैरह में दिखावाबाजी जैसे होड़ सी लगी हो। महंगी गाड़ी में दोस्त को देखते हैं तो अपने लिए भी डिमांड कर बैठते हैं। क्लासमेट कहीं फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं तो उदास हो जाते हैं। इन्हीं सब के चलते आजकल बच्चों में अवसाद के केसेस में भी बढ़ोतरी मिल रही है। ऐसे में माँ बाप कई बार खुद ही समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए और अक्सर बच्चों की इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं। मगर सोचिए, ये इस समस्या का हल नहीं है, बल्कि इससे तो समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि असली खुशियों के मायने बच्चे कभी समझ नहीं पाएंगे और हर मोड़ पर बस अपनी डिमांड पूरी होते ही उनकी खुशियां बन जाएगी, जो बिल्कुल गलत है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए। धन्यवाद।